हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सीडीपी का मॉक टेस्ट नंबर 17। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी रीट के एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि पहले ये करूँ या वो करूँ। तो उसका मैंने जो सॉल्यूशन खोजा तो वो ये था कि एक दिन पहले ही रात को डिसाइड कर लो कि मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। फिर उन टॉपिक्स में मैं सोच लेती थी कि पहला पकड़ लिया, और जब पहला पूरा खत्म होता था ना तब मैं दूसरे पे लगती थी। तो इससे काफी काम मेरा आसान हो जाता था। तो वो स्ट्रेटेजी आप भी यूज कर सकते हो। पहले मैथ कर लूँ, पहले साइकोलॉजी कर लूँ, और एंड में ऐसे करते रहते हो तो उससे एक रायता ही फैलता है और कुछ बन नहीं पाता, कुछ निकल कर नहीं आता। तो इसलिए एक के बाद एक करें। जैसे कि आपने रात को डिसाइड कर लिया कि मुझे सीडीपी के 2 मॉक मारने हैं, तो पहले वो करें, उसके बाद मुझे मैथ का ये टॉपिक करना है। तो एक शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल से काम करें। देखिएगा आपकी मेहनत और आपके जो एफर्ट्स होंगे उनका रिजल्ट भी निकल कर आने लगेगा अगर आप शेड्यूल से काम करते हैं तो। और वो एक तरीके से व्यवस्थित भी होगा आपका काम, वो आपकी खुद की लाइफ में भी आप बेटर महसूस करेंगे। एक के बाद एक काम करें और ऑर्गेनाइज वे में करें, ऑर्गेनाइज कीजिए चीजों को, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 17। हमारा पहला क्वेश्चन, दूध नहीं पिया तो माता बच्चे को पीटती है, इस कारण दूध पीने वाले बालक की नैतिक दशा क्या होगी। अब बच्चा जो है, मोरालिटी के हमारे 3 लेवल्स हो गए। पहला प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा कन्वेंशनल यानी परंपरागत, और थर्ड हो गया हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल्स की बात इसे की थी कोलबर्ग ने, और हर लेवल के अंदर फिर 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। कुल मिला के हमारी स्टेजेस हो गई इस तरीके से 6। अब जो हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल है यानी पूर्व परंपरागत जो है, उसके अंदर बच्चा स्टेज 1 के अंदर जो है वो ये सोचता है कि पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बच्चा जो है वो ऐसी नैतिक तर्कना समझता है कि मुझे बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, वो दंड से बचना चाहता है, इसलिए वो बातों को ओबीडियंट यानी ओबीडियंस शो करता है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेज प्री कन्वेंशनल लेवल की हुई। बच्चा दूध पी लेगा क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है, माँ की डांट से बचना चाहता है। तो इसका ये आंसर हो गया फर्स्ट स्टेज प्री कन्वेंशनल लेवल। सेकंड स्टेज प्री कन्वेंशनल लेवल की है ना, वो तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस है, यानी कि बच्चा कहता है कि वो एक तरीके से पर्पस की उस पे देखता है कि यू स्क्रैच माई बैक, तुमने मेरी कमर पे खुजली की तो मैं भी तुम्हारे पे करूंगा, मतलब कि तू जैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा, टिट फॉर टैट, वैसी मोरालिटी होती है। कन्वेंशनल के अंदर बच्चा जो है वो करता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि वो एक इस तरीके से करना चाहता है ताकि समाज में उसे रिवॉर्ड मिले। तो वो गुड बॉय गुड गर्ल वाली नैतिक तर्कना देता है, ठीक है। तो हमारी प्री कन्वेंशन के सेकंड लेवल में तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस है, इसलिए नहीं हो सकती। अब कन्वेंशनल लेवल जो हमारा लेवल 2 है, और उसकी जो थर्ड स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल, वो भी नहीं है, हमने देख लिया। और फोर्थ स्टेज जो हमारी कन्वेंशन लेवल पे है वो है हमारा कि समाज के नियमों को मानना, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब समाज के नियमों को आप जो मानोगे, अगर कोई नहीं मानेगा तो एक तरीके से क्योज हो जाएगा, तो वो मानने चाहिए। रूल जो है वो बने हुए हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कन्वेंशन मोरालिटी जो है उसके सेकंड जो सब स्टेज है उसके अंदर यही है कि रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। अब प्री कन्वेंशनल का जो एज है ना वो है 4 से 10 साल, ठीक है। इसके बाद स्टेज 2 ये हमारी कन्वेंशनल का है, इसका है 10 से 13 ईयर्स, याद रखिएगा। और थर्ड का है हमारा 13 एंड अबव। ये जो नैतिक तर्कना की स्टेजेस दी थी ये कोलबर्ग ने दी थी। तो इसका आंसर फोर्थ स्टेज कन्वेंशन स्टेज भी नहीं है, इसका आंसर है प्री कन्वेंशन लेवल की फर्स्ट स्टेज जो कि है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी कि आप दंड और उसको मानना, मतलब कि आप जो है कि ऐसा ओबीडियंट, मतलब एक आदर्श व्यवहार करोगे क्योंकि आप जो है दंड से बचना चाहते हो, मोरालिटी नैतिकता बाहर है। इस क्वेश्चन की एक रिक्वेस्ट आई थी कि इसे अच्छी तरह समझाया जाए, तो इसको और डिटेल में करेंगे। देखिए, रम्या इंटरमीडिएट में संस्कृत भाषा लेकर पढ़ना चाहती है, लेकिन क्या अपरिचित भाषा को पढ़ सकूंगी, यह उसका भय है। तो यहाँ कैसा संघर्ष होगा, तो कैसी कॉन्फ्लिक्ट होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने के लिए देखिए, ये पता है थोड़ी हाई लेवल बुक्स जो होती है ना साइकोलॉजी की, उसमें मैंने देखा तो उसमें ये मुझे और देखने को मिला कि मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस भी होता है, जिसको हम डबल अप्रोच अवॉइडेंस भी कहते हैं, जो कि मैं पहले नहीं बताई थी पुरानी वीडियोस में, मुझे भी जानने को मिला, तो मैं आज आपको और अच्छी तरह समझाती हूँ। देख, सबसे पहला है हमारा अप्रोच, यानी आप एक पर्सन हो, आपको 2 चीजें
आपको इक्वली दो गोल्स हैं जो कि आपको दोनों आकर्षित कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन हुआ, एक गोल एक ये है कि मैं लंदन घूमने जाऊं, या एक गोल 2 है कि या मैं इटली घूमने जाऊं। तो आपको जो है दोनों पसंद वाले यानी प्लस प्लस दोनों चीजों की आप आकर्षित कर रहे हो, आकर्षण यानी प्लस, तो दोनों गोल अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रहे हैं, लंदन भी और इंग्लैंड भी, और उनमें से आपको चॉइस करनी है। ठीक है, सो मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल गोल्स, यानी दो वांछनीय जो कि अच्छे हैं उनमें आपको चूज करना है। तो दोनों तरफ आपकी या तो लंदन चले जाओगे या इंग्लैंड चले जाओगे, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है ना। तो इसको ये भी कहा जाता है एक हाथ में 6 या एक हाथ में आधा दर्जन, दोनों एक ही बात है ना। तो मतलब कि एक तरीके से कोई सा भी गोल चुन लो, आपको एक तरीके से अच्छा विन ही है। लंदन भी अच्छा है, इटली भी अच्छा है, कहीं भी चले जाओ, तो दोनों गोल जो है वो पॉजिटिव है नेचर के, और उनके बीच में आपको चॉइस करनी है। तो इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। अब दूसरी है, वो होती है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको जो है दो गोल्स हैं, दोनों ही नकारात्मक हैं, दोनों को ही आप पसंद नहीं करते, और उन दोनों नकारात्मकों में से आपको एक को चुनना है। ठीक है, इसको याद करने के लिए देखिए, इधर गिरू तो कुआं, उधर गिरू तो खाई, मतलब दोनों ही नेगेटिव है और उनमें आपको एक चॉइस करनी है कि मैं कौन सा लूं। तो ये एक देखिए गोल 1 है और ये गोल 2 है। अब बंदा जो है वो इन दोनों ही नेगेटिव तरीके के गोल है, तो उनको रिपेल करेगा ना, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया, यानी कि उनसे दूर भागेगा। ठीक है, उनसे दूर भाग रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए ये स्ट्रेसफुल ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि दो अच्छों में से एक अच्छा चुनना तो आसान है, अब दो नेगेटिव है उनमें से एक को चुनना, क्योंकि आपको एक चीज की चॉइस तो करनी है। देखिए इसमें आता है मस्ट चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल गोल्स, यानी दो अवांछनीय गोलों के बीच में से आपको चुनना है। जैसे कि आप जो है बाथरूम साफ करना भी आपको पसंद नहीं है और रसोई साफ करना भी पसंद नहीं है, मगर आपको इनमें से एक चुनना पड़ेगा, या तो आपको बाथरूम साफ करना पड़ेगा या रसोई साफ करनी पड़ेगी। कई बार माँ ऐसे दे देती है ना, या तो बाथरूम साफ कर ले या रसोई साफ कर ले, तो दोनों अनडिजायरेबल है, उसमें से आप जो है जो आप अपनी तरफ से सोचेंगे कि मैं ये कर लूँ, ये ज्यादा ठीक है, तो फिर वो आप कर लेंगे। मगर आपको अगर दोनों ही पसंद नहीं है, उनमें से एक कम पसंद वाला आप कर लेते हैं कि ये करना ही है, चॉइस तो बनानी ही है ना, तो वो कहलाता है हमारा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट की सेकंड बात है, मतलब सेकंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अब जो हमारी थर्ड है वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक आप देखिए कि अप्रोच में हमारे दो गोल्स थे और दोनों ही पॉजिटिव नेचर के थे। ठीक है, हमारे अवॉइडेंस में भी दो गोल्स थे, यानी बाथरूम साफ करना या किचन साफ करना, और दोनों नेगेटिव नेचर के थे, यानी नकारात्मक थे, जो आपको पसंद नहीं थे, और उनमें से आपको चॉइस करनी थी। अप्रोच अवॉइडेंस इसके विपरीत, इसमें एक ही गोल होता है। ठीक है, अब उस गोल के अंदर हमारी कुछ पॉजिटिव बात भी होती है और कुछ नेगेटिव बात भी होती है। जैसे कि अप्रोच अवॉइडेंस का आप एग्जांपल दीजिए शादी। अब शादी करना, अब शादी एक पर्सन को करनी है, एक गोल है शादी करना, उसकी पॉजिटिव बातें यानी कि साथ में रहने को मिलेगा, शेयरिंग होगी, कंपेनियनशिप, जीवन साथी मिलेगा, तो एक गोल की ये पॉजिटिव बातें तो शादी करने की तरफ आकर्षित कर रही है कि शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ डिसएग्रीमेंट, मनी के इश्यूज आ जाएंगे, डाइवोर्स हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, तो शादी से जुड़ा एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ नकारात्मक पक्ष उस टॉपिक को ऐसा करेगा कि उससे दूर भगाएगा, यानी उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक गोल के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष हैं, और उसी गोल पे फिर आपको चॉइस बनानी है, मस्ट चूज और नॉट। तो आपको वो गोल चूज करना है या नहीं करना है, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। अ गोल दैट हैज बोथ डिजायरेबल, यानी जिसके अंदर वांछनीय पॉजिटिव बातें भी हैं और अनडिजायरेबल नेगेटिव बातें भी है। जैसे कि मैं एक पालतू पशु रखना चाहता हूं, तो ये एक गोल है पालतू पशु रखना, तो मैं रखना चाहता हूं ताकि मेरे को एक साथी मिल जाएगा, साथी मिलना एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, और दूसरी बात नेगेटिव बात जिससे मैं बचना चाहती हूँ कि अरे मुझे सफाई ना करनी पड़े, मगर फिर नेगेटिव बात पेट रखने से संबंधित, पॉजिटिव बात साथी मिल जाएगा, और नेगेटिव बात की सफाई करनी पड़ेगी, तो मैं क्या पेट रखूं या ना रखूं।
ये जो द्वंद्व आया अप्रोच और अवॉइडेंस का, वो कहलाता है हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब फोर्थ नंबर, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। इसको मल्टीपल को आप डबल अप्रोच अवॉइडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी जो हमारा अप्रोच अवॉइडेंस था ना, उसमें हमारा एक ही गोल था जिसके पॉजिटिव नेगेटिव थे। अब इसके अंदर और भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, दो गोल्स हो जाते हैं और उनके भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, और फिर उन दो गोलों के बीच में हमें डिसाइड करना है। जैसे कि एक पर्सन है, आदमी है, वो घर खरीद कर रहना चाहता है। पहला गोल है उसके लिए कि वो गांव में रह ले। अब गांव में रह लेता है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट है कि वो पॉल्यूशन से मुक्त रहेगा, फ्रेश एयर मिलेगी और सस्ता रहना हो जाएगा। मगर नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो शहर में काम करने आएगा तो उसे काफी टाइम लग जाएगा, और ये एक उसको नेगेटिव पॉइंट लगा गांव में रहने का। और सुविधा भी, मतलब कई चीजें उसको, जैसे एकदम से नीचे जाते हुए डॉक्टर वगैरह की जो सुविधा है वो कम मिलेगी जितनी सिटी में आसानी से मिल जाती है, और शॉपिंग वगैरह जो है वो नहीं कर पाएगा इतना, तो वो नेगेटिव पॉइंट है। अब दूसरा गोल है कि वो सोचता है कि मैं सिटी में ही एक घर ले लेता हूँ और वहां रह लेता हूँ। अब सिटी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मेरे को ऑफिस जाने में तो भाई कम टाइम लगेगा, मैं शॉपिंग वगैरह भी कर सकूंगा, चीजें आसानी से नीचे मिल जाएंगी, बस ये। मगर सिटी में रहने के अपने भी नेगेटिव पॉइंट है कि आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, प्रदूषण है, नॉइस है, धुआं है, ये सारी चीजें। अब दोनों गोल, यानी कि गांव में रहना और दूसरा गोल है सिटी में रहना, अपने आप में दोनों के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इन दोनों गोल्स के बीच में डिसाइड करना, ये कहलाता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस। ये जो थर्ड और फोर्थ होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट, यानी अप्रोच अवॉइडेंस और डबल अप्रोच अवॉइडेंस, इनमें निर्णय लेना काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको डिसाइड करने में आपको दिक्कत आती है। देखो अप्रोच में तो जो था कि दोनों पॉजिटिव थे तो कोई सा भी ले लो फायदा है, अवॉइडेंस में दोनों नेगेटिव है तो एक जिससे आपको कम नेगेटिव है आपने आसानी से चुन लिया। अप्रोच अवॉइडेंस में यानी कि एक ही गोल जिसकी सकारात्मकता भी है नेगेटिव भी है, तो उस गोल को लूं या ना लूं तो वो एक दिक्कत आ रही है। और डबल अप्रोच और अवॉइडेंस यानी दो गोल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको एक कॉलेज में जाना है, ठीक है। एक कॉलेज जो है वो आपके घर के पास है और लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि खर्चा कम पड़ेगा और आपके दोस्त भी आपके आसपास वहीं रह लेंगे, यानी कि आपने छोटे कस्बे में ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दोस्त भी वही रहे, घर भी वही रहा, तो खर्चा भी कम पड़ा। मगर उस छोटे कस्बे वाले कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। तो एक गोल हो गया कस्बे वाले कॉलेज में पढ़ना, और दूसरा गोल यानी कि आप जो है आप किसी दूर स्टेट में, मतलब आप दूसरे दिल्ली में जाके, तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलो एडमिशन ले लिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया आपको पढ़ाई तो मिल गई, मगर उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई, खर्चा वो बहुत है, आपके दोस्त भी इतने वहां पर नहीं है। तो अब इन दोनों गोल्स में डिसाइड करना कि मैं छोटे कस्बे में अपने ही छोटे शहर में रहकर पढ़ूं या मैं दिल्ली जाके पढ़ूं। तो ये जो दो गोल्स जिनके अपने भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये कहलाता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस। और ये काफी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट पीरियड जो होता है चुनने या ना चुनने का, उसमें डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लिया जाता, क्योंकि दोनों ही चीजें लगती है, अरे ये कर लूं वो कर लूं, निर्णय लेने में टाइम लगता है। तो द्वंद्व जो है वो ज्यादा होता है थर्ड और फोर्थ के अंदर, ठीक है। ये आप टेबल देख सकते हैं, इससे मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और ना आए तो मुझे दोबारा टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। अब क्या है, रम्या इंटरमीडिएट में संस्कृत भाषा को लेकर पढ़ना चाहती है। देखिए ये रम्या हो गई, संस्कृत की तरफ वो आकर्षित हो रही है। किसकी तरफ आकर्षित हो रही है, संस्कृत की तरफ, तो एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। मगर संस्कृत उसने पहले नहीं पढ़ रखी, तो वो जो डर है उससे वो बचना चाहती है, तो नेगेटिव वाला ये बनेगा। एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज नेगेटिव है, एक चीज की तरफ वो अप्रोच कर रही है यानी कि पॉजिटिव जा रही है, और एक चीज को, डर को वो अवॉइड करना चाहती है। तो ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट की थर्ड वाली बन गई, अप्रोच अवॉइडेंस। तो इसलिए इसका आंसर हो गया उपागम परिहार। संस्कृत एक तरफ उसे आकर्षित भी कर रही है और एक तरफ संस्कृत मैंने पहले नहीं पढ़ रखी, तो क्या मैं कर पाऊंगी, तो वो चीज एक ही गोल संस्कृत पढ़ना, उसकी कुछ पॉजिटिव बात है और कुछ नेगेटिव बात है, उन दोनों के बीच में उसे वो दिक्कत कर रही है। तो ये हमारी थर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच अवॉइडेंस, उपागम परिहार।
द कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच द चाइल्ड एडजस्ट हिमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट, बच्चा जो है वो वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है हमारा अकोमोडेशन। अब आप देखिए पियाजे ने जो दिया था ना अपना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी, उसने कहा था कि बच्चा जो है वो ज्ञान का खुद संरचना करता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की इसने सारी बात की। और इसके अंदर जो उन्होंने दिया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो दिया उन्होंने स्कीमा। स्कीमा जो होता है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, यानी कि जो हमें कुछ भी सीखने को मिल रहा है, उसको हम जो है वो उस तरीके से या उस स्ट्रक्चर के अंदर फिट करते रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, स्कीमा जो होता है वो हमारा विस्तार होता रहता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे कि आप जो है बॉल के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बॉल को बता देगा ऐसे गोल होती है। मगर जैसे जैसे आप एक फिजिक्स पढ़ने वाले 11th-12th के बच्चे से पूछेंगे तो वो उसका सर्कल वगैरह फॉर्मूला और बहुत सारी डिटेल बता देंगे। तो बॉल का स्कीमा उसका उम्र के साथ कितना विस्तारित हो गया है। तो स्कीमा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइज वे से कैसे हम एक्सपीरियंस जो कि हम ले रहे हैं उसमें हम सेंस बनाते हैं, वो कहलाता है। उसने बात की कई बातें हैं ये, इसलिए मैंने ये आपको डेफिनेशन के साथ बनाई है, इनको ध्यान से देखिए। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन करना। अब एडेप्टेशन जो है ना उसके अंदर दो चीजें आती है, एक होती है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात करना, और एक होती है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपने जो है उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया, आपकी जो स्कीम्स थी उसमें वो आपने उसके अंदर आई और आपने जोड़ लिया। अकोमोडेट क्या होता है, अब नई इंफॉर्मेशन आई और आपके पास जो स्कीमा थे, यानी कि आपके जो स्कीमा थे वो अपर्याप्त थे, तो आपने उन स्कीमा के अंदर कुछ चेंज करे और फिर आपने जो नई इंफॉर्मेशन थी उसको फिट किया, तो वो कहलाता है अकोमोडेशन। यही था कि बच्चे ने कॉग्निटिव प्रोसेस जिसके कारण वो एडजस्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, तो वो अपने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था अकोमोडेट और नई इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फिट कर। अब भाई ये आ गया इक्विलिब्रेशन, यानी इक्विलिब्रेशन शब्द से आप जैसे समझ सकते हैं यानी समतुल्यता। अब समतुल्यता क्या होती है, अब जब नई इंफॉर्मेशन आती है और वो आराम से पुराने वाले स्कीमा के अंदर फिट हो जाती है तो कोई डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता, सब शांति और इक्विलिब्रेशन यानी कि सब समतुल्य बना हुआ है। मगर क्या होता है, नई इंफॉर्मेशन आती है और वो जो होती है वो चाहती है कि वो पुराने स्कीमों में फिट नहीं होती, तो आप अकोमोडेशन करते हैं। तो जो अकोमोडेशन करने तक का प्रोसेस है ना उसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी कि एक तरीके से बैलेंस बिगड़ गया है। तो फिर वो बैलेंस जब अकोमोडेशन हो जाएगा अच्छी तरह, वो दोबारा फिट हो गई, अकोमोडेट कर लिया, और फिर वो जो है पूरा नए स्कीमा जो है वो नए एसिमुलेट कर लिए गए यानी आत्मसात कर लिए गए, तो फिर दोबारा इक्विलिब्रियम रीच हो गया, यानी कि फिर दोबारा से बैलेंस हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम यानी नई इंफॉर्मेशन का आना, या तो वो यूं ही की यूं एडजस्ट हो जाएगी तो एसिमुलेट हो गई, या फिर आप नए स्कीमा बनाओगे तो वो अकोमोडेट होगी। और फिर ये जो दोनों प्रोसेस एसिमुलेट अकोमोडेट होता रहता है ना, जिसके कारण इक्विलिब्रियम समतुल्य और डिसइक्विलिब्रियम बना रहता है, तो वो कहलाता है इक्विलिब्रेशन। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बिटवीन कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस बना के रखना, ठीक है, और डिसइक्विलिब्रियम यानी कि नई इंफॉर्मेशन आई जिसके कारण पुराने वाली से तो काम चला नहीं, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो आपने अकोमोडेट किया उसे, जिसके कारण इफेक्टिव स्कीम्स बनती है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थापन। इसके अंदर आप जो होते हैं वो स्कीम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर उनके बीच में कनेक्शन, उनके बीच में संबंध बनाते हो और एक कॉग्निटिव सिस्टम यानी दिमाग के अंदर बना के रखते हो। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। आप देखिए कि बच्चा जो है वो एक 4 पैर वाले जानवर को वो जो है उसको एक कुत्ता कहता है हमेशा, ठीक है। अब उसने एक और जानवर देखा, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे कूब निकला हुआ था, उसने वो था एक ऊंट, ठीक है, उसको भी उसने क्या कहा कि ये कुत्ता है, मगर ये कूब निकला हुआ उसके एसिमुलेट नहीं कर पाया वो पुरानी स्कीम के अंदर कि अरे कुत्ते के तो ऐसे कूब नहीं निकला होता, तो उसने एक नई स्कीम बनाई, अकोमोडेट किया और कहा कि जिस जानवर के 4 पैर होते हैं और कूब निकला होता है वो ऊंट कहलाता है, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, ऊंट का नया स्कीमा कंस्ट्रक्ट किया।
अब कुत्ते का, ऊंट का और सारे जानवरों का उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस तरीके से अगर उसने जानवरों के बारे में विशेषताएं बना ली और जानवर कैसे पक्षियों से अलग होते हैं, इस तरीके से दो स्कीमा एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनाइज करना, चीजों को व्यवस्थित करना और उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल है उनके बारे में बता पाना, वो एक बड़ी चीज है। जैसे कि आपने कॉग्निटिव मैप्स देखे होंगे ना, ये टॉपिक इसमें आता है, ये इसमें आता है, इसमें ये सब टॉपिक है, कौन किससे कैसे क्या जुड़ा होता है, वो सब कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा ध्यान से करके जाइएगा, पियाजे पे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है। संभवतः हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके अनुरूप ही अध्यापन होना चाहिए, कि सब में कुछ विशेषताएं हैं और उसके अनुरूप अध्यापन कीजिए। भाई ये बात जो की थी ये प्लेटो ने की थी। प्लेटो जो थे वो एक ग्रीक यानी ग्रीस से बिलोंग करते हुए एक दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर थे। रूसो जो थे ना वो तो नेचुरलिज्म की उन्होंने बात की थी, ठीक है, यानी नेचर से बंदा सीखता है, ये सारी बात की थी, ठीक है। ब्लूम और एरिस्टोटल भी इसका आंसर नहीं है। एरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड की बात की थी, आगमन विधि, और ब्लूम ने जो दी थी वो तो टेक्सोनोमी दी थी, यानी जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था ना, हमारा संज्ञानात्मक पक्ष था, उसकी उसने एक टेक्सोनोमी दी थी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कि सब में कुछ क्वालिटी होती है, नेचर होती है और उसी के कारण आपको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ये प्लेटो ने कहा। इस प्रकार के बुद्धि वाले को स्वतः विवेकशील कहते हैं, यानी कि खुद ही सेल्फ स्मार्ट है। और ये बंदे या हमारे गार्डनर्स ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, उससे ये सवाल आया है। जिसने नो दी थी उन नो में से ये है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल है यानी एक आदमी और कई आदमियों के बीच में, उनके बीच में, इंटर लोगों के बीच में, ठीक है, वो तो नहीं है। इसके अंदर कहा गया है खुद के अंदर, खुद सेल्फ स्मार्ट है, खुद स्वतः विवेकशील है, तो ये कहलाएगा इंट्रापर्सनल, अंतर व्यक्तित्व का। हमेशा याद करना कि जैसे हम कहते हैं ना इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज दो कॉलेजों के बीच में, तो वो इंटर है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी कि अंतरराष्ट्रीय, जिसमें बाहर उड़ाने भरते हैं। और इंट्रा, इंट्रा से याद रखिएगा जो एक इंसान के अंदर है, इंट्रा यानी अंदर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और सेल्फ स्मार्ट की इसमें बात की गई है, तो ये इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है। नेचुरलिस्टिक तो भाई ऐसे जैसे बॉटनिस्ट और इन सब के बारे में होते हैं, जो पर्यावरण विद होते हैं, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है। वर्बल लैंग्वेज इंटेलिजेंस, जो बोलने में काफी चतुर होते हैं, जैसे कि हमारे टीवी में बोलने वाले या फिर नेता वगैरह, तो वो उनके अंदर वर्बल लैंग्वेज इंटेलिजेंस होती है। ये गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब के अंदर नो इंटेलिजेंस की बात की है। पहले उसने 7 दी थी, फिर 8 दी, और आज की दौर में 9 है, ठीक है, याद रखिएगा 2000 से। इसका आंसर 4 है। बच्चों के विकास में इस दशा को दल अवस्था कहते हैं। बच्चों के विकास में जिस अवस्था को दल अवस्था कहते हैं वो लेट चाइल्डहुड स्टेज है, जो कि हमारे प्राइमरी स्कूल में जाता हुआ बच्चा, उसकी स्टेज है, जिसके अंदर बच्चा एक गैंग में, समूह में खेलता है, वो होता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है वो एक तरीके की प्ले होती है, यानी कि बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। गैंग के अंदर तो होता है वो ग्रुप बनाकर खेल रहे हैं। प्यूबसेंट एज जो होती है भाई, वो यौवनारंभ, पूर्व किशोर अवस्था, इसके अंदर ये तो प्यूबर्टी होती है, यानी कि एक तरीके से मतलब लड़के जो होते हैं उनमें थोड़ी लेट आती है, लड़कियों में पहले आती है, तो वो एक तरीके से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो ये प्यूबसेंट एज होती है। अर्ली एडोलेसेंस एज यानी कि किशोर अवस्था की स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ी ये बात आ जाती है। गैंग जो है वो तो वो आपकी लेट चाइल्डहुड स्टेज यानी उत्तर बाल अवस्था, 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, जो कि हमारा प्राथमिक विद्यालय में खेल रहा होता है, उसको कहा जाता है। व्यक्तिगत भेदों के बारे में बताने वाला पहला शास्त्रीय ग्रंथ फादर ऑफ हेरिडिटी जो है, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारी बातें जो है वो गाल्टन के लिए कही जाती है। और गाल्टन ने ही ये किताब लिखी थी, सर फ्रांसिस गाल्टन, जो कि इंग्लिश मूल के थे। उनकी किताब का नाम था इंक्वायरी इनटू ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट। उन्होंने जो है काफी स्टैटिस्टिकल मेथड से देखा था और कि ये क्या होता है, कि मतलब कई जनरेशन के बारे में उन्होंने पढ़ा और मतलब उनके अंदर क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इस पर उन्होंने बहुत लंबी स्टडी करी। और उन्होंने यूजेनिक्स की भी बात की। उन्होंने ये भी बोला कि 2 लोगों के अंगूठे अलग अलग होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस है कि 2 लोगों के अंगूठों तक के निशान नहीं मिलते, और आंखों के अंदर जो आइरिस होता है वो भी सभी लोगों का अलग अलग होता है। तो ये सब गाल्टन ने किया था, यही इसका आंसर है।
एमिले किताब जो थी वही ये रूसो ने लिखी थी। ठीक है, एक बच्चा था एमिली, और मतलब उसके बारे में कहा था कि कैसी उसकी शिक्षा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ये बातें थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की किताब है, वो भी नहीं है। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बिने का ज़्यादा काम था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेद पे काम आप देखिएगा, जो कि गाल्टन का था, उनकी ही यही किताब है। ह्यूमन फैकल्टी को इंक्वायर करना और उसकी कैसी डेवलपमेंट हुई है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शिशु पहले अपने सिर को खड़ा करके, बाद में कमर को सीधा खड़ा करके बैठता है और फिर पैरों पर खड़े होकर चलने लगता है। यानी कि पहले सिर की डेवलपमेंट हुई, फिर बाकी ये वाली बॉडी की हुई, और फिर पैरों पर चल के वो खड़ा होकर चलने लग गया। अब ये क्या है? ये है हमारा सीफेलोकॉडल, यानी कॉडल, सिर पदाभिमुख। ये बता रहा है ना कि हमारी विकास की, डेवलपमेंट की डायरेक्शन सर से पैर की तरफ है। तो ये एक डायरेक्शन की बात कर रहा है। देखिए, डायरेक्ट उसने क्वेश्चन नहीं दिया, सीफेलोकॉडल लॉ दे देता तो वो दे देता, मगर इसमें उसने बड़ी चालाकी से क्या दिया है, डेवलपमेंट जो होती है वो प्रोसीड करती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में। उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। तो अगर जिसको पता होगा कि हमारी डेफिनेट डायरेक्शन की जब बात आ रही है तो उसके अंदर हमारा सर से पैर तक, तो वो सीफेलोकॉडल कहलाता है। तो ये इसलिए इसका आंसर है। डायरेक्शन में हमारी एक सर से लेकर पैर तक होती है जो कि सीफेलोकॉडल होती है, और एक होती है हमारी डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे कि आप पहले हाथों आर्म्स को चलाएंगे और फिर उंगलियों को चलाएंगे, तो ये कहलाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड ही लॉ है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड दो लॉ हो गए, सीफेलोकॉडल सर से पैर तक, प्रोक्सिमो डिस्टल हाथ से लेकर और फिर उंगलियों पे नियंत्रण पाना। तो वही इसका आंसर है। डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाती है, वो इसका आंसर नहीं है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली लगातार होती रहती है, ये तो जनरल सी बात है। इसमें तो हमें बताना है कि पहले सर उठा रहा है, फिर धड़ उठा रहा है, फिर पैरों पे चलने लगा है। डेवलपमेंट क्यूमुलेटिव है, सब एक साथ हो रहा है, सब कुछ विकास जो क्यूमुलेटिव इसमें यह है कि सब एक साथ ऐड करके हो रहा है, यानी कि सब आपस में इंटररिलेटेड हो रहा है। वो भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 3 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, व्यक्ति, मैं क्या हूं, किस प्रकार का व्यक्ति हूं, यह जानकारी उस व्यक्ति का क्या है। हर बंदे का क्या होता है, एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि आत्म भावना। उस आत्म भावना के हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज जैसे कि इस चित्र से याद रखिएगा कि आप जो है अपने आप को कैसे देखते हैं। एक बिल्ली है, अगर वो शीशे में खुद को शेर की तरह देख रही है तो वो अपनी सेल्फ इमेज ऐसी पॉजिटिव रखती है कि मैं बड़ी ताकतशाली हूं। तो आप अपने आप की सेल्फ इमेज कैसे देखते हैं, हाउ यू परसीव योर सेल्फ। क्या आपको अपने आप को डरपोक, कमजोर, पेपर ना क्वालिफाई करना, इस तरीके की सेल्फ इमेज रखते हैं, या फिर आप अपने आप को संघर्षशील, यानी और मैं एग्जाम क्या, मैं जीवन के हर चीज में, परिस्थितियों में खड़ा रहूंगा मजबूती से, उस तरीके की आप सेल्फ इमेज रखते हैं। हाउ यू परसीव योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, बेचारे की तरह देखते हैं या फिर संघर्षशील व्यक्ति की तरह देखते हैं, तो वो आपकी सेल्फ इमेज है, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक कंपोनेंट है। फिर आती है हमारी दूसरी, सेल्फ एस्टीम। हाउ मच वैल्यू यू प्लेस ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर कितनी वैल्यू प्लेस करते हो, यानी कि आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो। और फिर आता है हमारा एक आइडियल सेल्फ, यानी कि आप जो है रियली में क्या बनना चाहते हो। एक होता है रियल सेल्फ और एक होता है आइडियल सेल्फ। हाउ यू विश यू वर रियली लाइक, जैसे कि आई विश कि आई विल बिकम लाइक दिस। जैसे कि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उनका रियल सेल्फ ये है कि आप तैयारी करने वाले परीक्षार्थी है। आइडियल सेल्फ है कि आप राजस्थान के स्कूल में किसी में लगे हुए एक शिक्षक हैं। तो यू विश वट यू वर रियली लाइक, कि मैं हाँ ये टीचर ही बनना चाहती थी और मैं उस स्कूल में लगी हुई हूँ, तो वो हो गया आपका आइडियल सेल्फ। तो कार्ल रॉजर्स जो थे, उन्होंने ये तीनों बातें की थी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी सेल्फ इमेज भी आती है, सेल्फ एस्टीम भी आती है और आइडियल सेल्फ भी आता है। अगर हमारी सेल्फ इमेज, जैसा आप अपने आप को देखते हो, और अगर आपका आइडियल सेल्फ यानी कि जो आप बनना चाहते हो, उनके बीच में अगर तालमेल होगा तो इंसान जो है वो काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर ये दोनों चीजें, आप अपने आप को देखते बेचारा महसूस करते हो और बनना आप चाहते हो कि मैं सबसे बड़ा घर का मुखिया बन जाऊं, तो वो दोनों चीजें आपस में मिलती नहीं है। आपकी तो खुद तो एक डरपोक बंदे और आप सोचते हो कि मैं आइडियल सेल्फ है कि मेरी घर में सब मेरी चले, तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी तो क्या होगा, सेल्फ को बड़ी दिक्कत होगी, भाई आखिर है क्या, एक तरफ तो ये बात कर रहा है, एक तरफ ये बात कर रहा है, तो इनकॉन्ग्रुएंस पैदा हो जाएगा, टेंशन पैदा हो जाएगी, तो जिसके कारण जो है फिर थेरेपी देनी पड़ेगी। तो ये कार्ल रॉजर्स ने ये बातें की थी।
तो मैं क्या हूं और किस प्रकार के व्यक्ति हूं, ये सारी बातें आती हैं भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, सेल्फ रिकॉग्नाइज, स्व की पहचान करना, ये नहीं है इसका आंसर। सेल्फ एस्टीम हमने देखा, वो तो आत्मगौरव, वो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही भाग है। एक सेल्फ कॉन्सेप्ट एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर 3 टर्म आती है, सेल्फ की इमेज भी, सेल्फ की एस्टीम भी और आइडियल सेल्फ भी। सेल्फ को कंट्रोल करना यानी स्वयं नियंत्रण करना, वो इसके अंदर नहीं आएगा। कंट्रोल करके तो आप उस तरीके का बिहेव करोगे, वो बात नहीं है। इसमें यह है कि क्या हूं मैं, क्या व्यक्ति हूं, तो खुद के बारे में जो बातें हो गई तो वो आ गई आत्मभावना। एक लड़का दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है लेकिन उसका पांव मुड़ गया है, तो उसके किस पैर पे चोट आ गई है, तो उस लड़के को उत्पन्न अवरोध क्या है, तो बच्चे को क्या ऑब्स्टेकल फील हुआ, यानी कि उसके फिजिकल यानी उसके शारीरिक चोट आई है ना, तो उसको शारीरिक ऑब्स्टेकल है ये एक तरीके का। फिजिकल इन्वायरमेंट, पर्यावरण से थोड़ी हुआ है, कुछ बाढ़ वगैरह थोड़ी आई है। मेंटल, मानसिक तरीके से भी वो कमजोर नहीं हुआ कि अरे मैं तो हार ही जाऊंगा, मैं जाता ही नहीं, ऐसी सोच की बात नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक तरीके से भी नहीं हुआ कि उसको किसी ने रोक दिया कि मत जा, या माता पिता ने पार्ट नहीं लेने दिया, तो ये बात नहीं है। उसके फिजिकल, खुद के शरीर में चोट आई है, तो इसलिए ये एक फिजिकल ऑब्स्टेकल है। 5 साल के बच्चों का चयन करके उनके 10 वर्ष तक उनके बाल्य दशा का निर्माण कैसे होता है, इसका अध्ययन करने वाला उपागम क्या कहलाएगा। यानी आपने एक 5 साल के बच्चों का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और आप 10 वर्ष तक उसकी स्टडी करोगे, एक लंबे टाइम तक करोगे और देखोगे कैसे डेवलपमेंटल चेंजेस, कैसे विकासगत परिवर्तन उनके अंदर आ रहे हैं बाल्यावस्था से जब वो उत्तर बाल्यावस्था में जा रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था तक, तो ये कहलाएगी भाई हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्योंकि आपने एक लंबे समय तक उन्हीं बच्चों की पढ़ाई कर उनकी मतलब स्टडी करी है। क्रॉस सेक्शनल के अंदर तो ये होता है कि आपने कुछ 5 साल वाले बच्चों की कर ली और कुछ 10 साल के वालों की कर ली और इसी टाइम पे कर ली, आज की डेट में ही कर ली, लंबा टाइम नहीं लगाया और 2 अलग अलग ग्रुप्स को लिया, वो क्रॉस सेक्शनल कहलाती है। इक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब, इक्लेक्टिक शब्द का ही मतलब ये होता है कि जो चीजें अच्छी तरह मिलकर बढ़िया लगे एक साथ कर लो, कि कुछ इस चीज की किसी मेथड के कुछ गुण है, किसी के कुछ अवगुण है, तो 2 चीजों को मिला के कर लो, सहूलियत के अनुसार कर लो, वो इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाती है, वो भी नहीं है। क्रॉस कल्चरल अप्रोच का मतलब यह है कि आपने भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बच्चे लिए और उनके ऊपर फिर आपने अलग अलग स्टडी करी। वो एक टाइम के ऊपर भी कर सकते हो जो कि क्रॉस सेक्शनल है, और या फिर लंबे टाइम के ऊपर भी कर सकते हो जो कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो वो तो क्रॉस कल्चर का मतलब यह है कि आपने एक कल्चर के ऊपर, एक संस्कृति के ऊपर शोध ना करके अलग अलग संस्कृतियों पर शोध की आप। और यहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि कुछ बच्चों को लंबे समय तक हमने स्टडी करी, तो इसलिए इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल अनुदेधर्य उपागम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेम में विफल होकर, बड़े वाह, सागर अपनी प्रेयसी पर कविताएं लिखकर भावुक कवि के रूप में नाम कमाना इस प्रकार का रक्षण तंत्र है। तो ये रक्षण तंत्र तो काफी हिट हो जाता है, दिल टूटता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो बन के दिखाता है, पूरी फिल्में ही बनी हुई है इस पे। तो ये कहलाएगा भाई सब्लिमेशन है वो एक हमारा पॉजिटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके अंदर आप एक चीज में अगर आप विफल हुए हैं तो आपने उस चीज को, उस एनर्जी को आपने दूसरी उस पे चैनलाइज कर दिया और उसमें फिर आपने नाम कमा लिया। जैसे कि आपका दिल टूटा तो उसके बाद आपने क्या किया, आप लिखने लग गए कविताएं और आपने वो जितनी भी दिल टूटने की पीड़ा थी उन कविताओं में वो निकाल दी और इस तरीके से आप जो है आपने फेम कमा लिया। तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। बहुत ही गुस्सैल बंदे को, फिजिकल फिट है या अग्रेशन करता है, उसको भैया आर्मी में डाल दिया और क्या किया उसने, देश की रक्षा कर दी। तो ये उसका मार्गांतीकरण है, उदातीकरण है, ये सब्लिमेशन है। यही एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि पॉजिटिव है, बाकी सारे तो नेगेटिव है। पॉजिटिव काम हो गया ना भैया, फेम मिल गया और बहुत नाम कमा लिया, तो इसी से देखिए तो ये है सब्लिमेशन। रिग्रेस का मतलब ये है कि प्रतिगमन, यानी कि अपने से पुरानी जो स्टेज है उसके जैसा व्यवहार करना। एक लड़की का अपने मायके आके अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटना, बच्चे की तरह बिहेव करना, तो वो रिग्रेस कर रही है, वो बच्चे वाली चीज करके दिखा रही है। डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा किसी और पर आकर निकाल देना, बॉस का गुस्सा आते ही अपने बीवी बच्चों पे निकाल देना, तो वो कहलाएगा विस्थापन। प्रोजेक्शन भाई ये है कि अपनी कमियों का भांडा किसी और पर फोड़ देना, खुद का सिलेक्शन ना होना और किसी और को उसके लिए कह देना कि मेरा तो इसके कारण नहीं हुआ, ये मुझे बड़ा तंग करती थी, तो वो कहलाएगा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। तो ये तीनों ही चीजें नेगेटिव है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उदातीकरण से आपने मार्ग चेंज कर दिया और पॉजिटिव तरीके से फायदा उठा लिया।
निशांत गणित सीख लिया, अब वह अर्थशास्त्र सीखना चाहता है। यहाँ इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है, यानी कि मैथ सीखा है। अब आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में भी हमारा मैथ्स काफी यूज होता है। जैसे संजीव सर ने हमें इकोनॉमिक्स कर रखी है, तो उनका मैथ्स कितना उन्हें आता है, उनकी मदद कर रहा है ना, तो वही है। तो उससे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। उनकी लर्निंग जो है वो, उनकी मैथ की लर्निंग जो है उनको मदद कर रही है, इकोनॉमिक्स में भी मदद कर रही है। इकोनॉमिक्स में भी हमारे अंक होते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरी होती है, तो कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग होता है, और जहां मदद कर रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर तो ये होता है कि मैथ जो है वो उसमें दिक्कत करने लगे इकोनॉमिक्स में, तो वो नेगेटिव होता। जीरो है कि यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज है, वो दूसरी अलग चीज है। बायलेटरल ट्रांसफर यानी दोनों में एक दूसरे पे फर्क पड़ रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आप देखिए कि मैथ्स की लर्निंग इकोनॉमिक्स की लर्निंग में मदद कर रही है, तो ये हो गया हमारा अनुकूल स्थानांतरण। इफ प्रेजेंट लर्निंग इम्पेयर्स द रिकॉल ऑफ प्रीवियस लर्निंग, अब आपने नई चीज सीख ली, यानी आपने जो है इंडक्शन पर रोटी बनानी सीख ली। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने सीख लिया इंडक्शन पे बनानी, अब जो है मुझे जाके गैस पे रोटी बनाने, और उसको मैं भूल चुकी हूँ, यानी पुरानी लर्निंग को मैं याद नहीं कर पा रही हूँ और मुझे दिक्कत हो रही है, तो ये कहलाता है हमारा रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ प्रीवियस लर्निंग को, तो बैकवर्ड यानी पुरानी चीज मुझे याद नहीं आ रही। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव के अंदर क्या होता है कि आप इंडिया में गाड़ी चलाते थे राइट साइड में, ठीक है, और अब आप आके विदेश में गाड़ी चलाने लग गए लेफ्ट साइड में, मगर जो राइट साइड वाली आदतें हैं आपकी कि आप टर्न वगैरह उसी तरीके से ले रहे हो, जो पुरानी लर्निंग जो है फॉरवर्ड जाते हुए नई लर्निंग को दिक्कत कर रही है, तो वो कहलाती है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, वो इसका आंसर नहीं है। रिप्रेशन यानी कि दबा हुआ, यानी कि दमन, आप जो है रिप्रेस कर देते हो, को दमन कर देते हो, वो भी इसका आंसर नहीं है। डिजावू, डिजावू ऐसा एक तरीके का चीज है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी घटित हो चुकी, ऑलरेडी सीन, आपको लगता है कि मैं शायद इस जगह पे पहले भी आ चुका हूं, तो वो तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। रिप्रेस का मतलब होता है कि भुलान, रिप्रेस का मतलब होता है अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, यानी कि आप जानते भी नहीं हो और आपके अनकॉन्शियस में जाके चीजें जो है वो आप भूल चुके हो, वो कहलाता है आपका दमन, वो चीज नहीं है इसमें। एक छात्र न्यूटन गमन नियमों को प्रयोगात्मक रूप से सीखकर याद रखा, यह स्मृति किस तरीके की है? आपने कोई चीज खुद करके एक्सपेरिमेंट करके सीखी है, न्यूटन के लॉज, तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी आप क्रिया कर रहे थे, तो वो चीज आपकी दिमाग में क्रियात्मक स्मृति के रूप में रहेगी, तो इसका आंसर सीधा एक्टिव मेमोरी है। पैसिव का मतलब है आप जिसमें कुछ भाग नहीं ले रहे, अगर टीचर ने ही सिर्फ नियम सिखा दिए होते हो, आप सिर्फ सुन रहे होते, तो वो पैसिव मेमोरी होता। सेंसरी मेमोरी जो कि आपने अपनी सेंसेस से ली, वो नहीं है इसका आंसर। रोट मेमोरी यानी रट्टा मार मेमोरी, जो कि अगर मैं ये सारी चीज दूं और आप सब इस चीजों को याद कर, आप इस चीजों के रट्टे मार लेंगे, तो भैया आप बिल्कुल भूल जाएंगे। रोट मेमोरी जो है वो उसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है और वो मदद भी नहीं करती, मतलब वो रट्टा मार है, वो आपको लंबे टाइम तक लर्निंग अधिगम में मदद नहीं करेगी, वो आपको टेम्पररी सॉल्यूशन देगी, परमानेंट लर्निंग नहीं करवाएगी। ZPD का कॉन्सेप्ट किसने बताया था, यानी समीप्य विकास क्षेत्र, ये भाई आपको बताई है वाइगोत्स्की ने कहा था, जो कि रशियन मूल के थे। ZPD के अंदर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक बच्चे का खुद का लेवल ऑफ डेवलपमेंट ये है, मगर मोर नॉलेजेबल अडल्ट या फिर आपके पीयर्स हो गए या फिर जो ज़्यादा जानने वाले हैं, उससे वो बच्चे का लेवल यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, जो बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो खुद नहीं जा सकता था, मगर एडल्ट वगैरह की मदद से गया, तो ये जो क्षेत्र कहलाया, ये कहलाया हमारा ZPD। जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, यानी कि बच्चे का जोन है जिसमें उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, वो खुद से नहीं हो रही, वो औरों की मदद से हो रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने तो भाई LED की बात, यूनिवर्सल ग्रामर ये की थी। पियर्सन ने कोरिलेशन वाले फॉर्म, पियर्सन रिग्रेशन लाइंस वगैरह वो सारा काम किया था। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थियरी दी थी, तो इसलिए इसका आंसर 3 है। इनमें से शारीरिक आवश्यकता नहीं है, फिजिकल नीड क्या नहीं है? हवा की नीड है जीने के लिए, हाँ बिल्कुल है। स्लीप की नीड, सोने के लिए है, बिल्कुल है। फूड खाने की है। घर ना भी हो तो चलेगा, अगर इन चारों ऑप्शन को देखा जाए। ये तीनों तो बहुत ही जरूरी है ना जीने के लिए, तो घर ना भी हो तो भी चलेगा, तो इसलिए घर इसका आंसर है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लिंक करके देखेंगे ना, तो अगर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए और आपको ना आंसर याद आए, तो भी आप इसको सही लगा पाएंगे। कैसे?
आप देखिए जर्मन शब्द से आया है। अब जर्मन में क्या थे, हमारे गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्ट कोहलर, कोफका, वर्दीमर। तो अब कोहलर, कोफका जो कि इनसाइट की अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं, तो अब जर्मन जो थे उसका ही शब्द आ गया यहाँ पे गेस्टाल्ट। तो आप देखिए लगा पाए ना आंसर। तो ये एक जर्मन शब्द है, वो है गेस्टाल्ट, जो कि है हमारा पूर्ण तरीके से देखना। परसोना यानी मुखौटा, जो कि पर्सनैलिटी जिस शब्द से आया है। इमोवीर ये इमोशन, संवेग, ये जिस शब्द से आया है। ये दोनों शब्द जो थे ये लैटिन भाषा के थे, ठीक है। मोवीर कुछ नहीं है। मधु एक हिंदी पद को 40 मिनटों में सीख लिया। 2 महीने के बाद उसी पद को फिर सीखने के लिए कहने पर अब उसे कम टाइम लगा, उसने 20 मिनट में सीख लिया। तो पहले सीखा 40 मिनट में, ठीक है, फिर सीखा 20 मिनट में। तो कितने का डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आया। और स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा था, 40, और गुणा कर दीजिए 100 से। तो इस तरीके से आ गया उसका सेविंग स्कोर, यानी उसकी बचत की गणना, जिसमें कि हम डिफरेंस ऊपर लिख देते हैं दो चीज़ों में और नीचे लिखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था। तो ये हमने कर दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50% उसका सेविंग स्कोर है। उसने 50% कम टाइम में सीख लिया, उसकी बचत गणना है। पहले 40 मिनट लग रही थी, अब 20 लग रही है। अब खुद ही देखिए, अब आधी लग रही है ना, और आधी 100 की कितनी होती है, आधी 100 की होती है 50%। तो इसलिए इसका आंसर 50% है 3। एसोसिएटिव थियोरी यानी संसर्गवाद अधिगम सिद्धांतों से भिन्न है। एसोसिएटिव थ्योरी यानी दो चीजों का मिलना, मिलके साथ में करना। यह स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का हो गया। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक वाले में भी हो रहे थे, लॉज दिए थे उसने, तो वो था, ठीक है, ये तो था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पेवलोव की थी, उसमें भी हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसमें तो कंडीशनिंग, अनुबंध बनाने का बहुत काम था। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर वाले में भी जो रिस्पॉन्स एमिट हो रहा था, आप उसको रीइंफोर्स कर करके क्या कर रहे थे, तो उसमें भी आप एक एसोसिएशन कहीं ना कहीं कर रहे थे ना। तो जनरल टर्म में ये तीनों जो व्यवहारवादी हैं जो हैं, तो वो हमारी एसोसिएटिव थ्योरी में आ गई। मगर हमारी इनसाइड थ्योरी जो कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, यानी कि जो सुल्तान था उसने 2 छड़ियों को जोड़कर और बाहर से केले अंदर ले लिए, तो उसने सूझ लगाई ना, तो वो है हमारी अलग, जो कि एसोसिएशन पे नहीं आधारित। तो यही इसका आंसर है, लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी, जो कि हमारे गेस्टाल्टिज्म के अंदर आती है। एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त चीज खत्म हो गई, वो सबसे पहले वो किसने मेंशन किया था अपनी लर्निंग थ्योरी में, वो पेवलोव ने किया था। जैसे कि कुत्ते को आप जो है, आपने एक कंडीशन स्टिमुलस, आपने घंटी बजाई, और अनकंडीशन स्टिमुलस आपने खाना दिया, ठीक है, और फिर आपने जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स था कि खाने पर लार, और कंडीशन रिस्पॉन्स था घंटी पर लार, ठीक है। आपने क्या किया, घंटी और खाना को पेयर करा, बार बार पेयर किया, जिसके कारण सिर्फ अगर आपने घंटी बजाई और उस पर लार आ गई तो वो कहलाता है हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी बेल पर लार। मगर आपने बार बार बेल दी और उसको खाने के साथ पेयर नहीं किया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो एनिमल है वो लार देना बंद कर देगा, वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। तो वो कहलाएगा जिस पॉइंट पे वो बिल्कुल बंद हो गई और स्पॉन्टेनियस रिकवरी वगैरह भी बंद हो गई। यानी एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी वो होती है ना कि एकदम से फिर से उसने लार दे दी, वो सब बंद हो गया। तो मतलब वो व्यवहार जो कि आपने अनुबंध स्थापित किया था घंटी पे लार का, वो सब खत्म हो गया, तो वो कहलाता है एक्सटिंक्शन। इसकी बात वही पेवलोव ने की थी, तो इसका आंसर है पेवलोव, बाकी नहीं है। सीखने वाले के कौन से मनोवैज्ञानिक अंश अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब सीखने वाले के हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना है हमें, वो क्या करते हैं। अब देखिए मैच्योरेशन यानी उम्र के साथ बढ़ते जाना, ये हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, शारीरिक पक्ष है, ठीक है। एज, उम्र भी एक शारीरिक पक्ष है। फिजिकल हेल्थ, ये भी हमारा शारीरिक पक्ष है। साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, जिसके अंदर हमारा कॉग्निशन यानी संज्ञान यानी दिमाग, ये इन सब की बात आती है, तो वो आता है भाई हमारा मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट। वो जो है वो काफी इफेक्ट करता है लर्निंग को, अधिगम को, यही इसका। बाकी सारे तो फिजिकल हैं, शारीरिक है। हमें बताना है मनोवैज्ञानिक। सेग्रीगेशन एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, पृथक्करण करना। देखिए अब आज की डेट में नहीं माना जाता कि आप सेग्रीगेट करके पढ़ाओ। आज की डेट में इंक्लूजन, इंक्लूसिव, साथ में समावेशी, इस तरीके की बात होती है।
पहले चलता था कि सबसे ज्यादा होशियार बच्चों को एक सेक्शन में डाल दो और फिर उससे कम वालों को और फिर उससे कम वालों को। तो ये किस पे आधारित था? ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए था। सारे इंटेलिजेंटों को एक सेक्शन ए में डाल दिया, फिर बी में डाल दिया। तो ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम पहले चलता था, मगर आज की डेट में ये आउट ऑफ डेट है। ऐसे ना तो किया जा रहा है और ना सरकार इसको करने के लिए प्रमोट कर रही है। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एक साथ डालना नहीं, ये नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन की सेग्रीगेशन की इसलिए बात की जाती थी क्योंकि ये लगता था कि पहले कि ये बच्चे जो है नॉर्मल काम तो कर ही लेते हैं, अगर इनको अलग से करेंगे तो इनको चैलेंजिंग टास्क एक ही तरीके के फिर बड़े बड़े काम इन्हें दे सकते हैं जो कि ये एंगेज रहेंगे। मगर आज की डेट में इकट्ठा, क्योंकि अल्टीमेटली समाज में सबको साथ रहना है, तो इसलिए सेग्रीगेशन को रोककर इंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। लर्निंग डिसेबल्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड, इन सब का भी सेग्रीगेशन बंद करके हम तो इंक्लूसिवनेस की तरफ जा रहे हैं। तो सेग्रीगेशन प्रोग्राम वैसे पहले जो था वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए था। अब हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच है, यानी सब मिलकर सहयोगी अधिगम कर रहे हैं। उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या करेंगे? आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर आप जो है स्मॉल ग्रुप्स को बनाएंगे, ठीक है। फिर आप जो है वो उस गोल को रीच करेंगे, यानी कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, और फिर उसकी आप असेसमेंट करेंगे, मूल्य निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम को पहचानना कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच में। ब्रूनर सिद्धांत ने बोधना कर्म से संबंधित विषय को प्रदान करने वाली पद्धतियों में यह नहीं है। सीधा सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ब्रूनर की थ्योरी में हमारा इनेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा आइकॉनिक मेथड, फिर होता है सिंबॉलिक मेथड। अगर एक बच्चे से कहोगे कि घर से स्कूल का रास्ता बताया तो वो आपको फिजिकली उस रास्ते पे ले जा गया, यानी सेंसेस का उसने यूज किया, तो वो इनेक्टिव मेथड है। आइकॉनिक यानी उसने आपको चित्र बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे मेरे स्कूल का रास्ता है, ये चित्र है उसका, ठीक है, वो हो गया आइकॉनिक, क्योंकि आप उसे आंखों से देख रहे हो। सिंबॉलिक, उसने लैंग्वेज को यूज करते हुए बताया कि यहाँ से मुड़ोगे दाएं, फिर बाएं, फिर ऐसे, फिर ये चौक आएगा, उस तरीके का उसने ऐसे लिख के दिया। तो लैंग्वेज वो अपने आप में एक सिंबॉलिक चीज है, तो वो कहलाएगा सिंबॉलिक। तो ये तीनों ही चीजें उसके अंदर है, लेक्चर मेथड नहीं है। तो यही इसका आंसर है, यानी कि आप जो है भाषण पद्धति जो कर रहे हो। कहीं मैं आपके साथ भाषण पद्धति ज्यादा यूज तो नहीं करी, बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगी। खेल, गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार बाल अधिकारों में निम्न वर्ग से संबंधित है। यानी कि आप गेम्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो, तो वो बच्चों की कौन सी राइट्स में इन्वॉल्व है? पार्टिसिपेट करना। बच्चे राइट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भागी या हिस्सेदारी बन सकते हैं। और डेवलप यानी उनका विकास, उन्नति का अधिकार, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। तो ये बी या डी दोनों ही आंसर करेक्ट है। सरवाइव तो जीने के अधिकार से संबंधित है। इसमें तो आप गेम, कल्चरल में पार्ट लोगे तो आपका शरीर का भी डेवलपमेंट होगा, आप आपस में हिस्सेदार भी बनोगे, तो ये दोनों बातें हैं। प्रोटेक्शन, बचाव वाली नहीं याद नहीं है। प्रोटेक्शन में तो जैसे पॉस्को एक्ट वगैरह वो सारे आते हैं, ये नहीं है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एजरडेल जो थे उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, जिसमें कहा था कि हमारे सबसे नीचे मोस्ट कॉन्क्रीट होते हैं, यानी कि बिल्कुल आप जो करके देखते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं वो चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती रह जाती हैं, यानी अमूर्त होती जाती हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ ये जाते रहते हैं। तो इसमें सबसे नीचे क्या है? अब सबसे नीचे क्या है? ये अच्छे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप देखिए। रेडियोस, रिकॉर्डिंग, स्टिल पिक्चर्स, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर आप करके थोड़ी देख रहे हैं, तो ये भी आप आराम से काट देंगे। टेलीविजन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 7वें नंबर पे है, जिसमें कि आप देख रहे हो और आप जो है खुद उसका पार्ट नहीं हो, तो ये नहीं है। अब ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस और फील्ड ट्रिप, ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिएगा, फील्ड ट्रिप जो है वो तो एक और ऊपर लेवल पे आती है और ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस नीचे आता है। क्यों? देखिए, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस आप देखिए नंबर 3 पे आ रहा है, और जो हमारी फील्ड ट्रिप है वो नंबर 5 पे आ रही है। ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस के अंदर आप जो है वो रोल पार्ट प्ले करने लगेंगे और जो चीज आप सीखना चाहते हैं उस तरीके को आपको पेश करोगे, ठीक है। फील्ड ट्रिप के अंदर जो है वो टीचर आपको किसी फैक्ट्री में ले गई, जो कोई चीज कैसे बन रही है, क्या कर रही है, तो वो आपको वहां ले जाकर दिखा रही है। ड्रामेटाइज में तो आप उस तरीके का, एक राजा है, अगर मोहम्मद गौरी का प्ले है पृथ्वीराज चौहान का, तो आप पृथ्वीराज बन के दिखा रहे हो, तो आप उस तरीके की एक्टिंग कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस लर्निंग को ऐसे डेमो आप करके दिखा रहे हो। फील्ड ट्रिप में तो आप वहां ले जाकर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो थोड़ा और दूर हो गया ना। आप ड्रामा में तो आप पृथ्वीराज चौहान का किरदार ही जी रहे हो, आप उसके बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, तो वो ज्यादा जुड़ाव और जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस हुआ ना, तो इसलिए ये ड्रामेटिक जो है वो ज्यादा जुड़ा हुआ है, और इसका आंसर जो है वो है ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में है हमारा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जैसे कि आप खुद कॉन्क्रीट सामान से करके देख रहे हैं,
कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, जैसे कई चीज़ें हैं जो आप कर नहीं सकते तो उन वैसे एक्सपीरियंस आपके लिए लाए जाते हैं, जैसे कि आपको ग्लोब वगैरह उसमें दिखाना। उसके बाद है ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया। डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर जो है वो साइंस के एक्सपेरिमेंट आपके आगे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है। फिर आगे फील्ड ट्रिप, चीज जगहों पे लेके जा रही है। एग्जीबिशन, छोटी चीज़ों का और प्रतिरूप बनाकर एग्जीबिशंस लगाना वो। फिर टेलीविजन वगैरह पे चीज़ें दिखाना, ठीक है। रेडियो और रिकॉर्डिंग पिक्चर, स्टिल पिक्चर दिखाना। फिर विजुअल सिंबल्स ही दिखाना सिर्फ, और सिर्फ वर्बल सिंबल सिखाना, यानी कि एंड में एक किताब दे दी जिससे आप पढ़ के आपने जो है सारा ज्ञान बनाने की कोशिश की, तो वो सबसे ऊपर सबसे एब्स्ट्रैक्ट कोन ऑफ एक्सपीरियंस में आता है, ठीक। तो इसका आंसर है 1। पाठ योजना की तैयारी में हर्बर्ट सोपान में अन्वय का प्रधान उद्देश्य है, यानी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन से आप जैसे समझते हैं, आप जो है 4 ऑप्शन देखिए। प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे, नहीं। आप प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स को, वो भी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को लिंक करेंगे जिंदगी के साथ, अप्लाई, उनको देखेंगे कि क्या कैसे वो कहाँ पे क्या चीजें जुड़ रही हैं। हर्बर्टेरियन ने जो स्टेप्स दिए थे वही वो लेसन प्लानिंग के दिए थे। तो लेसन प्लानिंग में आप जब कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हुए देखेंगे तो वो एक एप्लीकेशन होगा। इंट्रोडक्शन नहीं है इसका आंसर। उसमें इंट्रोडक्शन में आप एप्लीकेशन थोड़ी देखेंगे, आपने जो पढ़ाया अगर वो ज्ञान जो है आप अपने दैनिक जीवन से कहाँ का लिंक कर पा रहे हैं, वो उसका एप्लीकेशन पार्ट हुआ। 29वां क्वेश्चन, तत्समग्र मूल्यांकन के अनुसार मूल्यों की शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा का अध्यापन इस शिक्षक को करना चाहिए। भाई सीसी के तहत जो करना चाहिए कि मूल्य और लाइफ स्किल, एजुकेशन, ये सारी बातें जो है वो लैंग्वेज टीचर कर सकती है। वो कहानियां सुना सकती है, वो बच्चों को उस तरीके की स्किल्स वगैरह के बारे में ज्यादा बता सकती है। यही इसका आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार गणित से संबंधित भावान्वय नहीं है। कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है एनसीएफ 2005 में मैथ्स को लेकर। मैथ्स जो है वो वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी गणित का काम दुनिया के लिए बुनियाद हो। बिल्कुल सही है, गणित जो है वो हमारी हर चीज में यूज हो रहा है, तो वो तो बुनियाद है ही। मैथमेटाइजेशन, गणितीकरण करना, गणित को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह स्कूल में ना देख के उसकी स्किल्स को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे कैसे यूज कर जिंदगी में उपयुक्त हैं और सोच में लाना अपने जीवन की, तो वो मैथमेटाइजेशन कहलाता है। वो प्राइम एम तो है ही, बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें तो सही है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि आप जो है अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो वो करिकुलम का भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों की बातें, पॉलिथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको जो है वो करिकुलम का भाग आप बच्चों को बताएंगे जब भी तो उन्हें पता चलेगा, तो वो तो होनी चाहिए वातावरण के बारे में अवेयरनेस। नेचुरल इन्वायरमेंट इज नॉट नेसेसरी इन मैथमेटिक्स, गणित में सहज वातावरण के लिए स्थान अनावश्यक है। ये गलत है। सहज इन्वायरमेंट तो आपको बनाना रखना पड़ेगा ना, यानी गणित को आप जीवन से जोड़ेंगे तभी तो बच्चा अच्छी तरह सीख के जाएगा। बच्चे को समझ में आएगी कि गणित सिर्फ किताब में रखने वाला, किताब से पढ़ने वाला जमा घटा मेरे जीवन में जुड़ी हुई है, किताब में नहीं है वो। तो नेचुरल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जाम्पल देने की तो बहुत जरूरत है, गणित में ही नहीं, हर सब्जेक्ट के अंदर। तो यही इसका आंसर है। सो थैंक यू वेरी मच। और ये इस पेपर की आंसर की है जो कि आप देख सकते हैं। सो